बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। प्रीवियस क्लास में फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर नंबर 13 था, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 13 के आज हमने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने हैं। इस चैप्टर का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये दूसरा चैप्टर था जी। चैप्टर नंबर 12 भी इलेक्ट्रिसिटी से था, चैप्टर नंबर 13 भी इलेक्ट्रिसिटी से था। इसमें हमने काफी टॉपिक डिस्कस किए जी। पहले तरह उनके फॉर्मूले एक नजर देख लेते हैं जी, कि इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आए जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करने पड़ेंगे, और फिर हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। कदरे आसान है जी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी, सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेसिस्टेंस, ओम लॉ, इसको काफी डिटेल में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमारे पास चूंकि करंट आया था, तो करंट का हम फॉर्मूला लिखते हैं जी। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, और करंट का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाय टी। यानी चार्ज को आप टाइम से डिवाइड कर दें, करंट आपको पता चल जाएगा। और करंट का यूनिट हम लिखते हैं एम्पेयर। ये करंट होता है। सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका फॉर्मूला तो हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में ही डिस्कस किया था। V इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, जबकि इसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। उसके बाद इस चैप्टर में हमने ओम्स लॉ पढ़ा, और ओम्स लॉ से हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस और आई के दरमियान एक फॉर्मूला बनाया था, V इक्वल्स टू आई आर। ये हमारे पास ओम्स लॉ होता है। इसमें जो आर आ रहा है ये रेसिस्टेंस होती है। इसका यूनिट जो है फॉर्मूला तो इसका ओम्स लॉ से निकल जाएगा, जबकि रेसिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओम होता है, और ये उसका सिंबल होता है जी, इसको ओमेगा पढ़ा जाता है। तीन फॉर्मूले तो ये हो गए जी, एक, दो और ये तीन। उसके बाद हमने रेसिस्टेंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो सिर्फ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पर जो है वो डिपेंड नहीं करती, बल्कि लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करती है। कंडक्टर की जो लेंथ होती है, कंडक्टर का जो एरिया होता है, उस पर भी डिपेंड करती है। सो हमने इस बात को जहन में रखते हुए रेसिस्टर का एक और फॉर्मूला बनाया था जी, आर इक्वल्स टू रू एल अपॉन ए। ये इसका फॉर्मूला था। इसमें एल लेंथ है, ए एरिया है, और ये जो लिखा हुआ है रू जो सिंबल है, ये रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है जी, ये रेसिस्टिविटी होती है। रेसिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, और इसका यूनिट जो होता है वो ओम मीटर होता है। उसके बाद हमने बात करी कि जो हमारे कंडक्टर की रेसिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है, और उसका हमने एक ये फॉर्मूला बनाया था, आर टी इक्वल्स टू आर ओ 1 + एल्फा डेल्टा टी। ये हमने फॉर्मूला बनाया था। इसमें आर टी से मुराद होती है कि जी जो भी आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, जैसे 10, 20, 30, जो भी टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, उस टेम्परेचर की रेसिस्टेंस। आर ओ से मुराद होती है टेम्परेचर एट जीरो, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो अल्फा होता है ये कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल्स पे। और डेल्टा टी से मुराद है चेंज इन टेम्परेचर। ये हमने बात करी रेसिस्टिविटी की। यहाँ पर रेसिस्टिविटी का टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाता था। उसके बाद हमने रेसिस्टर्स को कंबाइन किया था। दो हमारे पास कनेक्शन थे, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के कैरेक्टर्स याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो हो रहा होता है अक्रॉस ईच रेसिस्टर वो सेम होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में कि आई जो है वो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। और इस पर जो फॉर्मूला निकला था वो ये था, आर इक्वल्स टू R1 + R2 एंड सो ऑन R3 वगैरह वगैरह। दूसरा टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है जो हमने पढ़ा वो था पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की खास बात ये होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर रेसिस्टर पर एक जैसा होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जबकि करंट चेंज होता है। तो हम वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम लिख देते हैं। और इसका जो हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया था वो रेसिप्रोकल वाला था, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे रेसिस्टर्स की बात खत्म होती थी। फिर उसके बाद हमने पावर पावर डेसिपेशन की बात की, कि जब हमारे चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं तो कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और उस रेसिस्टेंस के चक्कर में चार्ज की जो एनर्जी है वो निकल के हमारे एटम्स में चली जाती है, और एटम्स में ये हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो हीट एनर्जी आपको मिल रही होती है, 1 सेकंड में कितनी हीट एनर्जी निकलती है,
यानी कि अगर हम हीट एनर्जी का रेट निकालते हैं टाइम के हिसाब से कि 1 सेकंड में हीट एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, इसको हम कहते हैं पावर डेसिपेशन। और इसके हमने 3 फॉर्मूले बनाए थे। एक था P इक्वल्स टू वी आई, दूसरा था P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, और तीसरा एक फॉर्मूला था P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये 3 हमने पावर डेसिपेशन के फॉर्मूले निकाले थे। पावर का यूनिट तो आपको पता है जी, वॉट होता है, वॉट इसका यूनिट होता है। उसके बाद हमने जो बात की वो ईएमएफ पर बात की कि हमारे पास जब चार्जेस जो है वो बैटरी के अंदर आते हैं तो उनके अंदर पोटेंशियल कम होती है, फिर बैटरी उन कम पोटेंशियल वाले चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब लेके जाती है तो ये वर्क उनमें स्टोर हो जाता है और उनकी पोटेंशियल वापस बढ़ जाती है। लेकिन ये जो बैटरी हमारी वर्क करती है, इस वर्क को हम कहते हैं ईएमएफ। और ईएमएफ का जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो 2 थे। एक था E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, आर यहाँ स्मॉल है, और एक था जी V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। अब इसमें ये जो आर आ रहा है, स्मॉल आर, ये हमारे जो सेल होता है, जो हमारी बैटरी होती है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कहलाता है। जाहिर बात है हर चीज में रेसिस्टेंस होती है, सेल में भी रेसिस्टेंस होगी। तो सेल की जो रेसिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और कहते हैं इसको इंटरनल रेसिस्टेंस। अब इन दोनों फॉर्मूले में क्या फर्क है? इस फॉर्मूले में ये जो ईएमएफ हम यूज कर रहे हैं, जो सोर्स हमारी जो ईएमएफ जो है वो एज अ सोर्स यूज हो रही होती है, एज सोर्स। यानी कि इस पहले वाले फॉर्मूले में हमने जो ईएमएफ यूज किया हुआ होता है, जो बैटरी हमने यूज की हुई होती है, वो हमारे सर्किट में जो चार्ज है उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, चार्ज, और ताकि जो है करंट मेंटेन रहे, एक स्टडी करंट मेंटेन रहे। जबकि नीचे वाले फॉर्मूले में हम जो ईएमएफ यूज कर रहे हैं वो सोर्स के तौर पे यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ हम ईएमएफ को चार्ज कर रहे होते हैं, हम अपने ईएमएफ में जो है ना एनर्जी भर रहे होते हैं। तो इसको हम कहेंगे ईएमएफ एज लोड। ये हमारा कल का आखिरी टॉपिक था जी, और यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। सो ये कुछ फॉर्मूले हैं जी, इजी इजी फॉर्मूले, कोई इतने मुश्किल फॉर्मूले नहीं है। सो अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये न्यूमेरिकल है जी, ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहूंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ही बेकार है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे लिए। इसमें हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। अब यूनिट का ख्याल रखना है और आपने फॉर्मूले जो देखे हैं उनका ख्याल रखना है। सो अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं जी एक सिल्वर वायर है आपके पास 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लंबा, इज टू हैव अ रेसिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, और उस वायर की रेसिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम दी हुई है। व्हाट शुड बी इट्स डायमीटर, उसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर क्या होगा आपको, ठीक है, काफी शायद लेंदी हो जाएगी। और ब्रैकेट में आपको उस सिल्वर वायर की रेसिस्टिविटी आपको दी हुई है जी, ये रेसिस्टिविटी है। तो हमें 3 चीजें दी हुई है, एक हमें वायर की ये लेंथ दी हुई है, एक हमें वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, और एक हमें वायर की ये रेसिस्टिविटी दी हुई है। और मालूम क्या करना है जी, मालूम हमें करना है डायमीटर। इजी न्यूमेरिकल है, डेटा तो बहुत आसान है। एक सिल्वर वायर है जो 2 मीटर लंबा है, ये लेंथ हो गई वायर की, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। लेंथ हो गई आपके पास 2 मीटर। इज टू हैव अ रेसिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, उस वायर की जो रेसिस्टेंस है वो 0.5 ओम है। रेसिस्टेंस को आप आर से डिनोट करते हैं, कितनी है जी, 0.5 ओम। व्हाट शुड बी इट्स डायमीटर, उसका डायमीटर हमें मालूम करना है। अब डायमीटर को हम कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं, अगर स्मॉल डी से डिनोट करेंगे आप डिस्टेंस ना समझने लग जाए, तो इसलिए हम कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं। जबकि ब्रैकेट में आपको इस सिल्वर वायर की रेसिस्टिविटी आपको दी हुई है 1.52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ये आपके पास न्यूमेरिकल। आर आपको दिया हुआ है, एल आपको दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी आपको दी हुई है, डायमीटर आपको मालूम करना है। बहुत ही ईजी है, क्योंकि रेसिस्टिविटी दी हुई है, रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो आइडिया तो हो गया होगा कि हम रेसिस्टिविटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इक्वल्स टू रू एल अपॉन ए। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। रेसिस्टेंस हमें मिली हुई है, रेसिस्टिविटी हमें मिली हुई है, और लेंथ हमें मिला हुआ है। एरिया निकाल लेंगे, एरिया हम निकाल लेंगे। और चूंकि ये जो वायर्स होते हैं ये सिलेंडर शेप के होते हैं, सर्कुलर होते हैं, तो सिलेंडर का जो एरिया होता है या सर्किल्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम इस एरिया के फॉर्मूले से, एरिया चूंकि हमें मिल जाएगा, तो हम एरिया के फॉर्मूले से ये रेडियस निकाल लेंगे। और फिर अगर हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायमीटर बन जाता है,
और हम जो है आखिर में डायमीटर हासिल कर लेंगे। तो 3 फॉर्मूले हम लगाएंगे, एक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, एक एरिया का और एक रेडियस का। ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल इजी है, बस जरा थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लेते हैं, आर इक्वल्स टू रू एल अपॉन ए। अब इसमें एरिया आपको चाहिए, तो इस फॉर्मूले को एरिया के हिसाब से बना लें। एरिया इधर आर के पास आ जाएगा और आर एरिया की जगह आ जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा जी रू एल डिवाइडेड बाय ए। अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे जी। रू यानी रेसिस्टिविटी की वैल्यू है हमारे पास 1.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपको दी हुई है 2, और या मैंने एरिया लिख दिया, ये आर है, और रेसिस्टेंस आपको दी हुई है जी 0.5। अब आप ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यानी सबसे पहले आप 1.52 को मल्टीप्लाई करें 2 से, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 0.5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.08। एरिया आपके पास आ गया जी। एरिया आपके पास क्या है, 6.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एरिया आपके पास आ गया। अब हमने बताया मैंने आपको कि चूंकि ये जो वायर्स होते हैं सिलेंडर शेप के होते हैं, सर्किल्स होती है जिनकी सरफेस एरिया सर्किल होता है, तो एरिया का फॉर्मूला हम लेंगे जी। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हमें रेडियस निकालना है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय पाई बन जाएगा। वैल्यूज डालें जी। एरिया आपके पास कितना आया था, 6.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, और इसको हम डिवाइड कर देंगे पाई वैल्यू से, वो क्या होती है 3.142। ये आर स्क्वायर आ जाएगा जी आपके पास। डिवाइड करते हैं 6.08 को, अगर मैं डिवाइड करूं 3.142 से, तो ये हो जाएगा 1.93 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। अब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे जी, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आर बचेगा जी इधर। यहाँ लिखते हैं जी आर इक्वल्स टू, अब पहले आप 1.93 का स्क्वायर रूट लें। स्क्वायर रूट ऑफ 1.93 ये होता है 1.38। 1.38, और अब 10 की पावर ये जो -8 है इसका स्क्वायर रूट लें, पावर आधी हो जाएगी, 10 की पावर -4। ये आपके पास आ गया रेडियस। रेडियस मालूम नहीं करना था, हमें डायमीटर मालूम करना था, और डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो अब इस रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें जी। 1.38 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो डायमीटर हो गया जी, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा जी 2.77। 2.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, इजी न्यूमेरिकल था, सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करें, कैलकुलेशन ये बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। आपने डेटा निकाला, लेंथ, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, डायमीटर आपको चाहिए। अब आपको पता है जी रेसिस्टिविटी दी हुई है, तो जाहिर बात है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो रेसिस्टेंस के फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते थे, एरिया फाइंड आउट कर सकते थे, तो एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब एरिया से हमने रेडियस निकाला, क्यों, क्योंकि ये वायर जितने भी होते हैं सारे सिलेंडर शेप के होते हैं, यही एरिया का फॉर्मूला लगता है सारे वायर्स पर। तो इस वायर के एरिया के फॉर्मूले से हमने रेडियस निकाला, और फिर रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने उसका डायमीटर फाइंड आउट कर लिया। ये हो गया जी पहला सवाल। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या कहते हैं जी, अ करंट ऑफ 6 एम्पियर, 6 एम्पियर का करंट है, आई हमारे पास हो गया 6 एम्पियर, इज ड्रॉन फ्रॉम अ 120 वोल्ट लाइन। 150 वोल्ट की जो पावर लाइन है उससे आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। वी से हम इसको डिनोट कर देंगे 120 वोल्ट। व्हाट पावर इज बीइंग डेवलप, पावर आपको बतानी है। व्हाट पावर, पावर कितनी डेवलप हो रही है जी, तो पावर आपको बतानी है जी। वो इसके 3 फॉर्मूले हैं, पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वी आई वाला।
आगे मजीद आपको कुछ बताना है, हाउ मच एनर्जी इन जूल एंड इन किलोवाट आवर। एनर्जी आपको बतानी है जी कि करंट की वजह से कितनी एनर्जी निकल रही है, यानी जो पावर है इस हिसाब से कितनी एनर्जी बन जाती है। और जो आप एनर्जी बताएंगे, ई लिख देते हैं जी, जो हम एनर्जी बताएंगे वो हमें 2 यूनिट्स में बताना है, जूल में भी बतानी है और किलोवाट आवर में भी बतानी है। व्हेन करंट इज ड्रॉन स्टेडली फॉर 1 वीक, ये टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम कितना है आपके पास, 1 वीक। तो डेटा अच्छा खासा है, डेटा जो है वो अच्छा खासा है यहाँ पर। ये हमारे पास डेटा है, डेटा काफी आया है। आपसे कह रहे हैं जी कि आप 101 करंट आपने ना 6 एम्पियर करंट आप खींच रहे हैं जी, किस लाइन से, 120 वोल्ट की लाइन से आप करंट खींच रहे हैं। तो आपको बताना है पावर कितनी बन रही होगी आपके कंडक्टर्स में। दूसरा आपको ये बतानी है कि आप एनर्जी कितनी हासिल कर रहे हैं। अब जो एनर्जी आप बताएंगे ना वो जूल्स में, जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जूल्स में भी बतानी है आपको, और एक बड़ा यूनिट होता है किलोवाट आवर, उसमें भी आपको बतानी है। और आप करंट कितनी देर तक खींच रहे हैं जी, 1 हफ्ते तक। सबसे पहले टाइम को सीधा करें, टाइम हमें सेकंड्स में चाहिए होता है जी, टाइम हमारे पास 1 वीक है, टाइम हम सही करेंगे जी 1 वीक। अच्छा, 1 वीक में कितने दिन होते हैं जी, 1 वीक में 7 दिन होते हैं, लिहाजा इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेज हो गए। और एक डे में कितने घंटे होते हैं जी, कितने आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, लिहाजा 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये हमारे पास आवर्स में आ गया। और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, 3600। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम हमारा सेकंड्स में आ जाएगा और बड़ी वैल्यू होगी ये। 7 को आप 24 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3600 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 604800, 604800। अब इसको बेहतर तो यही होगा जी साइंटिफिक नोटेशन पे ले आए, तो पॉइंट यहाँ है जी, यहाँ से जंप करके इसको यहाँ लाना है। तो ये हो जाएगा 6.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी बनेगी जी, देखें कितने डिजिट जम हुए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट जम हुए, तो ये 5 हो जाएगी जी। और अब ये आपके पास टाइम आ गया सेकंड्स में, टाइम आपने सेकंड में कन्वर्ट करना था, सबसे पहला काम वो आपने कर लिया। अब नेक्स्ट काम है जी, सबसे पहले एक एक करके चीजें मालूम करेंगे। 3 चीजें हमें मालूम करनी है, एक पावर, दूसरा एनर्जी इन जूल, और तीसरा एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो सबसे पहले पावर निकालते हैं जी। पावर के हमने 3 फॉर्मूले बनाए थे, एक था जी P इक्वल टू वी आई, एक था आई स्क्वेयर आर, और एक था वी स्क्वेयर अपॉन आर। यहाँ तो वी आई वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, दोनों चीज आपको दी हुई है। तो हम पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं जी, वी आई, वी कितना है आपके पास 6 मल्टीप्लाई, सॉरी वी हमारे पास है 120 मल्टीप्लाई बाय करंट हमारे पास है 6। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, पावर आपके पास आ जाएगी। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर हो जाती है जी 720 वॉट। पावर का यूनिट वॉट होता है, तो हम वॉट लिखेंगे जी 720 वॉट। ये हमने पावर निकाल ली जी, एक हमारा आंसर तो आ गया। अब दूसरी चीज है जी, हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए जी। अच्छा, पावर का जो एक यानी कि एक असल फॉर्मूला होता है पावर का, वो क्या होता है, P इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। और ये जो वर्क है ये एनर्जी होती है, वर्क जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं जी कि पावर जो है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर होती है। और अब इसमें से एनर्जी निकालें तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये आ जाती है जी एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि हमने पावर के असल फॉर्मूले से निकाल लिया। अब एनर्जी हमारे पास कितनी है जी, एनर्जी मालूम करनी है, पावर हमारे पास कितनी आई थी 720, पावर हमारे पास कितनी थी 720, तो यहाँ 720 लिखते हैं। और टाइम हमारे पास कितना है जी 6.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं जी, 720 को 6.04 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी 4348.8, 4348.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अगेन जी नंबर बहुत बड़ा हो रहा है, तो पॉइंट्स को थोड़ा और शिफ्ट कर लेते हैं जी। अब पॉइंट यहाँ पर है, 3 डिजिट्स और लेकर यहाँ ले आते हैं, 3 डिजिट्स इसको हम जम करते हैं जी, तो ये हो जाएगा 4.34। अब 3 पावर आप ऐड कर दें, ये हो जाएगी 10 की पावर 8। ये आपने पावर निकाल लीजिए जूल्स में, 2 आंसर हो गए।
अब हमें पावर को कन्वर्ट करना है जी किलो वॉट आवर में। पावर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? किलो वॉट आवर में। अब हमारे पास जो जूल्स जो होता है, जूल्स जो होता है इसका मतलब होता है जी वॉट और सेकंड। जूल्स का मतलब होता है वॉट और सेकंड। जो अभी आपने फॉर्मूला बनाया ना पावर का, एनर्जी का भी आपने फॉर्मूला क्या बनाया है? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर का यूनिट हो गया वॉट, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। तो एनर्जी का एक यूनिट ये भी बनता है वॉट सेकंड, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं जी हमें वॉट को कन्वर्ट करना है किसमें? किलो वॉट में। वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर में। तो सेकंड में, सेकंड से आवर में लाने के लिए हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3600,000। इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लाओ तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ हो जाएगा। तो ये है जी 1 किलोवाट में इतनी जूल्स होती है। ठीक है जी। अब इस वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देंगे जी 3 पॉइंट, ये चाहे तो कन्वर्जन नंबर याद रख लें बस, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶, यानी 1 किलोवाट में इतनी जूल्स एनर्जी होती है। तो आप डिवाइड करें जी, पहले ये 4.34 को 3.6 से डिवाइड कर देते हैं हम। 4.34 डिवाइडेड बाय 3.6, ये हो जाएगा 1.2। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगी? 8 में से 6 निकाल दें, 2 हो जाएगी। अब आप चाहें तो इस 2 यानी कि 100 होता है, 10⁻2 का मतलब है 100। 100 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगी 120 किलोवाट आवर। ये आपका एनर्जी आ गई वॉट में। तो ये हो गया जी हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। मुश्किल नहीं था, आसान था, बस एक कन्वर्जन देख लिएगा। ठीक है जी। एक हमने टाइम को कन्वर्ट किया सेकंड्स के अंदर, एक हमने जो है वो किलोवाट आवर निकाली कि 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल्स एनर्जी होती है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है जी। ये असल में किलोवाट आवर बड़ा यूनिट होता है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं जी। अब हमारे पास है थर्ड न्यूमेरिकल, ये वाला, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं जी इसमें? करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू 2 वायर्स। 2 वायर्स हैं आपके पास जिसमें अलग अलग करंट आ रहा है। तो एक को आप कह लो जी करंट 1, कितना है? 3 एम्पियर। और दूसरे वाले वायर में जो करंट है उसको आप कह लें I2, कितना है जी? 1.5 एम्पियर। ठीक है जी। 2 वायर है आपके पास, 2 वायर्स, जिनमें एक में ये करंट है, एक में ये करंट है, एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। दोनों वायर पे अलग अलग पोटेंशियल भी है। पहले वायर पे ये पोटेंशियल है, दूसरे वायर पे ये पोटेंशियल है। तो हम लिख देते हैं जी V1, यानी पहले वायर पे पोटेंशियल कितना है हमारे पास? 60 वोल्ट। और दूसरे वायर पे यानी कि V2 कितना पोटेंशियल है जी? 120 वोल्ट। आगे क्या कहते हैं? कंपेयर द रेट एट विच एनर्जी पास थ्रू ईच वायर। दोनों वायर में जो रेट ऑफ एनर्जी पास है वो आपको कंपेयर करना है। अब पहली बात तो ये समझ लो, ये जो रेट एट विच एनर्जी पास, ये वही है पावर, वो रेट जिससे एनर्जी गुजर रही है। और मैंने आपको बताया अभी एनर्जी 1 सेकंड में कितनी गुजर रही होती है, एनर्जी 1 सेकंड में कितनी डेसिपेट हो रही होती है। एनर्जी का अगर हम रेट निकाल दें तो इसको हम पावर कहते हैं। तो पावर को कंपेयर करनी है आपने दोनों वायर की, दोनों वायर की पावर को कंपेयर करनी है। तो ये जो रेट एट विच एनर्जी होता है ये पावर है। पावर की डेफिनेशन यही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। तो हमें पावर कंपेयर करनी है, तो दोनों की पावर हम पहले मालूम करेंगे फिर कंपेयर कर लेंगे। इसकी भी पावर मालूम करेंगे, इसकी भी पावर मालूम करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है जी P=VI। ठीक है जी। तो दोनों के VI को मल्टीप्लाई कर देते हैं, P=IV या VI। इधर नहीं करते, इधर करते हैं। तब हम फर्स्ट वाले की पावर कैलकुलेट करते हैं जी। V ऑफ फर्स्ट वायर, करंट ऑफ फर्स्ट वायर। पहले वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 60 है, करंट जो है वो 3 है। ये हो जाएगा 6 3 18, 180 वॉट। पहले वायर में इतनी पावर है। अब दूसरे वायर की पावर निकालते हैं P2। फॉर्मूला वही होगा जी V2I2। V2 कितना है जी हमारे पास? 120 मल्टीप्लाई बाय I2 कितना है जी? 1.5। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 180 वॉट। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करने का कहा है ना, कंपेयर करें, देखें, चेक करें, दोनों में एक जैसा पावर है। तो कहेंगे जी कि आप बोथ वायर हैज सेम पावर, बोथ वायर्स
हैज सेम पावर, दोनों के अंदर एक ही जैसी पावर है, एक का करंट ज्यादा है तो एक का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, बात एक ही हो जाती है। ये हो गया हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल। आते हैं जी चौथे की तरफ, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। छोटा सा है जी। अ वायर कैरी अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, एक वायर में आपके पास करंट कितना है, 1 एम्पियर का, ये आई हो गया, करंट आपके पास है 1 एम्पियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास एट अ पॉइंट इन द वायर इन ईच सेकेंड, ईच सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड हो गया टाइम, टाइम आपको जो है वो 1 सेकेंड दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं। आपसे कह रहे हैं कि एक वायर है जिसमें 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट गुजरता है, तो आपको बताना है कि जी उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, किसी भी एक एरिया में 1 सेकंड के अंदर अगर 1 एम्पियर करंट गुजरता है तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। सबसे पहले यहां हम क्यू निकालेंगे, आई का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टाइम, और क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा जी आई टी। आई भी आपके पास 1, टी भी आपके पास 1, तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है जी, 1 कॉलम। या आपने चार्ज पता कर लिया जी कि 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट गुजरता है तो चार्ज कितना होगा जी, 1 कॉलम चार्ज गुजर रहा होगा। अब चार्ज का फॉर्मूला आपने ये भी निकाला हुआ है जी कि जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको आप n से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको आपने n से मल्टीप्लाई कर दें। या आपने जो है फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है जी, n मल्टीप्लाई बाय ई। अच्छा जी, अब क्यू हमारे पास कितना है जी 1, n हमें मालूम करना है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई, ये याद रखने वाली वैल्यू है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू 1 के पास आगे डिवाइड हो जाएगी, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। ये सॉल्व करें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। तो 1 को 1.6 से डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.6, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, नहीं सॉरी 0.62, 0.625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 है जी, ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके इस वायर में किसी भी एक जगह से गुजर रहे होंगे। ठीक है जी, इसी के नीचे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी उतारा हुआ है, लिहाजा उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कह रहे हैं जी एक इलेक्ट्रिक ड्रिल है, रेट उस पर लिखा हुआ है, रेटेड मतलब होता है लिखा हुआ, क्या दर्ज हुआ है उस पर जी 400 वॉट। वॉट क्या होती है, पावर। एक इलेक्ट्रिक ड्रिल की पावर आपको बताई गई है जी 400 वॉट है, और आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है 240 पावर लाइन से। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगी आपके पास V 240। क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच करंट इट ड्रॉ, कितना करंट ये खींचेगा। तो आपके पास एक ड्रिल मशीन है जी जिसकी 400 वॉट पावर है, और आप उसको 240 वोल्ट वाली जो पावर लाइन है उससे अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको बताना है वो कितना करंट जो है वो खींचता है। पावर का फॉर्मूला लें, P इक्वल टू वी आई, इसमें से I का फॉर्मूला बनाए P डिवाइडेड बाय V। P आपके पास कितना है 400, डिवाइड कर दें इसको, V कितना है 240, दोनों को डिवाइड करेंगे आपको करंट पता चल जाएगा कि आपका ये जो ड्रिल मशीन है ये कितना करंट खींचता है। तो 400 डिवाइडेड बाय 240 हो जाता है 1.66, 1.66 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो होगा, खींचेगा जी, आपकी पावर लाइन में से इतना करंट जो है वो ड्रॉ कर लेगा। तो ये 5 न्यूमेरिकल कर लिए जी। आप छठा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं जी, टाइम देखते हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। ये देखिए कह रहे हैं 3 रेसिस्टर्स आपके पास हैं, रेसिस्टर्स ऑफ 20, 40 और 50 ओम। 3 रेसिस्टर्स है आपके पास, एक है R1 20 ओम, एक है R2 40 ओम, और एक है R3 50 ओम। 3 रेसिस्टर्स आपके पास है, आपने उनको कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है जी। अब पैरेलल के कैरेक्टर्स आपके जहन में होने चाहिए। अक्रॉस 50 वोल्ट पावर सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी आपके पास 50 वोल्ट आपका पास पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या मालूम करना है जी, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनेगा वो आपको मालूम करना है। एंड करंट इन ईच सर्किट, ईच रेसिस्टर, और हर रेसिस्टर पे जो करंट आएगा वो आपको मालूम करना है। यानी इस रेसिस्टर पे जो करंट आएगा I1 I2 I3 तीनों मालूम करना है, I1 भी I2 भी और I3 भी।
तीनों रेसिस्टर पे जो करंट आएगा वो मालूम करना है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है जी, पैरेलल कनेक्शन है जी, और पैरेलल कनेक्शन में रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है जी। अब हम इसमें से वैल्यूज लेते हैं, वैल्यूज डालते हैं। 1/R हो गया हमारे पास 20, R2 हमारे पास हो गया 40 और R3 हमारे पास हो गया 50। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जी, वो तो हम लेना ही पड़ेगा, मुझे भी एलसीएम ले लेते हैं जी साइड पे यहाँ जल्दी जल्दी से। 20, 40, 50, ठीक है जी। 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये 25 एज इट इज। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं, 5 एज इट इज 5 और यहाँ 25। चेक कर लिएगा, मैं जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से। 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25 और एक और 5 लिया, एलसीएम आ गया। तो ये हो गया 5 5 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, 100, 200, क्या आ रहा है जी 200। अब 200 को 20 से डिवाइड करें, 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 4 25, यहाँ आ जाएगा 4। ऐड करें जी 1/R इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी 19 डिवाइडेड बाय 200। रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 90। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें जी, 200 को 19 से डिवाइड करें, 200 डिवाइड बाय 19, 10.52, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 10.52 ओम। एक तो आपका आंसर आ गया जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी थी, आपने निकाल ली। अच्छा, अब हमें मालूम करना है जी करंट, ठीक है जी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, अब हमें करंट मालूम करना है जी। अच्छा, अब चूंकि ये पैरेलल कनेक्शन है और पैरेलल कनेक्शन में हम जानते हैं जी कि सारे रेसिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सारे रेसिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है जी। तो बस अब हमें जो है वो करंट निकालना है, तो हर पोटेंशियल डिफरेंस पे आप करंट का फॉर्मूला अप्लाई हर रेसिस्टर पे। तो अगर हम फर्स्ट रेसिस्टर की बात करें, करंट का फॉर्मूला पहले तो बना लें। ओम्स लॉ में क्या है जी, V इक्वल टू IR, और यहां से अगर आप करंट का फॉर्मूला बनाए तो हो जाता है V/R। अगर हम पहले रेसिस्टर की बात करेंगे, उसके करंट की बात करेंगे I1, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा R1। दूसरे रेसिस्टर की बात करेंगे तो उस पर करंट होगा I2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन रेसिस्टर R2। और तीसरे पे I3 का फॉर्मूला लग जाएगा, I3 इक्वल टू V/R3। ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल कनेक्शन में, इसलिए हमने सबको V लिखा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपका 50 था, तब आप निकालते हैं जी पोटेंशियल डिफरेंस 50, पहला रेसिस्टर 20। इसको सॉल्व कर लिएगा, होमवर्क समझ लें आप इसको और आंसर लिख लीजिएगा। इसी तरह I2 में पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा 50, लेकिन रेसिस्टर हमारे पास क्या था 40। इसको भी आप सॉल्व कर लिएगा और आंसर लिख लीजिएगा। और I3 में पोटेंशियल डिफरेंस 50 रहेगा, लेकिन रेसिस्टर जो है हमारे पास वो शायद 50 था, तो इसका तो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ जी, 1 आंसर आ जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है जी, तो ये आपने दो होमवर्क करके सॉल्व करके लिख लेना जी, इजी था। आपने सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी थी, तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करी रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से। अब चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो रेसिस्टर हर रेसिस्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टोटल के बराबर होता है, और टोटल कितना है जी 50। तो रेसिस्टर्स आपके पास है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है, इंडिविजुअल करंट आप निकाल लें। तो ये हमने तकरीबन जो है आज हमने इस चैप्टर के 6 न्यूमेरिकल्स किए हैं जी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कवर अप करेंगे। देख लिएगा, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो फिर तो कोई इतना मुश्किल नहीं होते इसके न्यूमेरिकल। ठीक है जी, अगर आपको कोई सवाल है तो पूछिएगा, मैं ज़रा इतने में